हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस एसएससी सीजीएल 2025 प्रीलिम्स पेपर सॉल्यूशन की जीके जीएस सॉल्यूशन सीरीज के एक और शिफ्ट के डिस्कशन में। आज की हमारी इस वीडियो में डिस्कशन करा जाएगा 24 सितंबर 2025 की शिफ्ट नंबर 3 में पूछे गए जीके जीएस के सवालों पर। इन सवालों में ना सिर्फ इन 25 सवालों का आप लोगों को आंसर बता दिया जाएगा या फिर उस आंसर से रिलेटेड कुछ जानकारी दे दी जाएगी, बल्कि जो बाकी की ऐसी एक्स्ट्रा डिटेल्स जो कि हर स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए उस सवाल के टॉपिक से संबंधित, वो भी आप लोगों को दी जाएगी। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव आपका डिस्कशन रहेगा। इसके पहले मैंने आप लोगों को लगभग 8 वीडियोस ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं। ये 24 सितंबर की शिफ्ट फ्री होगी, जिसके साथ 39 वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगे और आगे के जो हमारे आई थिंक 9-10 वीडियोस बचे हैं उन्हें भी हम फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए भाई, डिस्कशन को शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से ये रहा। सवाल कहता है एसएसएलवी यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान को पीएसएलवी और जीएसएलवी से अलग बताइए, दिए गए 4 विकल्प में से क्या बनाता है। अगर आप लोग किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, आपको पता है स्टैटिक जीके के डिस्कशन में हमारे देश के जो स्पेस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं उन पर हमारी स्टैटिक जानकारी एकदम अच्छी होनी चाहिए। इवन जो करंट अफेयर में आप लोग बातें सुनते हैं स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज को लेकर, उन पर भी हमारी एक सॉलिड कमांड होनी चाहिए। एसएसएलवी, जिसे हम स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी कहते हैं, इसको इसरो के द्वारा स्पेशली जो छोटी सैटेलाइट्स हैं, जो लघु उपग्रह हैं, इनको लॉन्च करने के लिए डेवलप करा गया था। किसने करा था? इसरो ने। आज के समय में जो कम्युनिकेशन है, जो वेदर फोरकास्टिंग है या फिर जो इंटरनेट सर्विसेज हैं, उनके लिए छोटी सैटेलाइट्स की डिमांड बहुत ही तेजी से बढ़ रही है और इसी डिमांड को ध्यान में रखते हुए ये जो एसएसएलवी है, इसको बनाया गया। एसएसएलवी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये ऑन डिमांड लॉन्च यानी कि आवश्यकता पड़ने पर जो त्वरित प्रक्षेपण है और लो कॉस्ट लॉन्च यानी कि कम लागत वाला जो प्रक्षेपण है वो हमें प्रोवाइड कर देता है। और जो पीएसएलवी और जीएसएलवी है उनकी तुलना में ये जो एसएसएलवी है, इसको कम समय में तैयार किया जा सकता है और इसका जो ऑपरेशनल कीमत है, जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, वो भी कम होता है। तो ये एक बेसिक अंतर इन तीनों के बारे में हम लोगों को पढ़ाया जाता है। अब एक एक करके ऑप्शन देखेंगे। पहला है, इसमें हाइब्रिड लिक्विड सॉलिड इंजन का उपयोग किया जाता है। इट यूजेस अ हाइब्रिड लिक्विड सॉलिड इंजन। देखो, ये वाली बात गलत है क्योंकि जो एसएसएलवी है ना, उसकी मुख्य पहचान हाइब्रिड इंजन है ही नहीं। और यहां पर जो सवाल है वो आपके एसएसएलवी की किसी यूनिक विशेषता, किसी यूनिक फीचर के बारे में पूछा गया है, जो कि इसकी लो कॉस्ट और ऑन डिमांड लॉन्च के रूप में भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो इसलिए हमने इसको गलत कर दिया। दूसरा है, इसे ऑन डिमांड कम लागत वाले लॉन्च के लिए डिजाइन किया गया है। ये देखो, आपको सीधे सीधे इन्होंने बी विकल्प में पकड़ा दिया। आगे हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी पीएसएलवी के बारे में क्लियर है ना, ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है जिसको ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान के नाम से जाना जाता है। ये इसरो का सबसे सफल लॉन्च व्हीकल माना जाता है आपका पीएसएलवी। चंद्रयान 1 की बात कर लो, आप मंगलयान की बात कर लो, वो इसी पीएसएलवी के द्वारा लॉन्च करे गए थे। फिर आता है आपका ये जीएसएलवी। जीएसएलवी है आपका जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी कि भू समकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान। जो भारी सैटेलाइट लॉन्च होती हैं उनको करने के लिए, लॉन्च करने के लिए जीएसएलवी का यूज करा जाता है। आपका जो वो क्रायोजेनिक इंजन जो आपने मूवी में भी देखा होगा, उसका प्रयोग आपके जीएसएलवी के अंदर किया जाता है। बाकी फिर एसएसएलवी है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो छोटे सैटेलाइट्स होते हैं उनके लिए कम लागत में, कम प्रिपरेशन के समय में ऑन डिमांड लॉन्च के रूप में आपका एसएसएलवी आपको नजर आता है। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं फिर इसी बात पर। अगला सवाल है, क्वाड की अवधारणा पहली बार कब प्रस्तावित की गई थी?
क्वाड का पहला जो प्रपोज्ड कॉन्सेप्ट है उसको लेकर इन्होंने समय पूछा है। हमने पहले भी देखा है मल्टीपल अलग-अलग परीक्षाओं में आप लोगों से ये जो अलग-अलग प्रकार की मल्टीनेशनल ग्रुपिंग्स होती हैं, उनकी फॉर्मेशन, उनका उपयोग, उनका मुख्य उद्देश्य जैसी बात ये लोग पूछते हैं। या फिर उसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, जैसे कि क्वाड की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी कि क्या ऐसे कुछ बनेगा ना, चतुपक्षीय सुरक्षा संवाद। अब इसमें 4 देश आते हैं, वो 4 देश आपको क्लियर होना चाहिए। हमारा भारत है और बाकी अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। ये 4 देश हैं और ये जो क्वाड का कॉन्सेप्ट है वो पहली बार 2007 में सामने आया था। इससे मतलब पिछले इससे पिछले साल भी काफ़ी सारी इस चीज़ पर मतलब 2006 में भी काफ़ी बातें चली थी। है ना? जापान के जो प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे उनका काफ़ी महत्वपूर्ण इसके अंदर बनाने में उन्होंने भूमिका अदा करी थी। उद्देश्य इसका देखो यही होता है कि जो हमारा हिंद प्रशांत वाला क्षेत्र है यानी कि इंडो पैसिफिक वाला रीजन है, उसमें समुद्री सुरक्षा पर जो जोर दिया जा सके, यानी कि मैरीटाइम सिक्योरिटी पर जो रणनीतिक सहयोग एक दूसरे देश के बीच में होना चाहिए, जिसे हम स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन कहते हैं। रीजनल सिक्योरिटी यानी कि क्षेत्रीय स्थिरता बनी रहे, फ्री नेविगेशन हो यानी कि निर्बाध समुद्री आपका आवागमन बना रहे, इनको बढ़ावा देना होता है। तो ये 2007 वाला समय इसमें आपको याद रखना है। सीधे-सीधे तौर पर आपसे ये बात ये पूछ लेता है। नेक्स्ट है भारत में विभिन्न क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। इस योजना के कार्यान्वयन के पीछे प्राथमिक लक्ष्य क्या है? PLI scheme यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर वेरियस सेक्टर्स इन इंडिया। व्हाट इज द प्राइमरी गोल बिहाइंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम? कोई भी परीक्षा को आप टारगेट कर रहे हो, हाल फिलहाल या फिर ऐसी स्कीम्स जो कि बहुत ज्यादा चर्चित रही हो या फिर आपको चर्चा में मिलती हो, उन पर आधारित आपको बेसिक स्टैटिक पकड़ आपकी होनी चाहिए। पीएलआई स्कीम की बात हुई है, इसको भारत सरकार ने 2020 सुना होगा आपने, 2020 के अंदर लॉन्च करा गया था। पीएलआई की फुल फॉर्म पता होना चाहिए, प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव यानी कि उत्पादन आधारित प्रोत्साहन। और स्कीम के तहत वो कंपनीज को इंसेंटिव देने की बात हुई, यानी कि उन कंपनीज को इंसेंटिव दिया जाता है जो भारत में अपना प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा कि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है, घरेलू जो विनिर्माण है, उसको बढ़ावा दिया जाए, इन्वेस्टमेंट को हमारे देश के अंदर अट्रैक्ट किया जाए, जो आयात निर्भरता हमारे देश की है उसको कम करा जाए, इंपोर्ट डिपेंडेंस, एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए यानी कि निर्यात को बढ़ाया जाए, रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया जाए। तो ये आपका रीजन होते हैं। एक एक करके ऑप्शन वाइज देखते हैं। सरकार का राजकोषीय घाटे को कम करना, टू रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट। देखो फिस्कल डेफिसिट यानी कि जो राजकोषीय घाटा है उसका काम पीएलआई का मुख्य उद्देश्य है ही नहीं। फिस्कल डेफिसिट बोले तो जो सरकार का कुल खर्च और कुल आय के बीच का अंतर होता है उसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। दूसरा है घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और निवेश को आकर्षित करने, टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि ये बी वाला ऑप्शन अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। इसका लॉन्च ईयर याद रखिएगा, इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा। इसके अंदर जिन मेजर सेक्टर्स को कवर करा जाता है उसमें मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, टेलीकॉम वाला, ऑटोमोबाइल या फिर जो ऑटो कंपोनेंट्स होते हैं या फिर ड्रोन्स मैन्युफैक्चरिंग, ये सभी सेक्टर्स को शामिल किया गया है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। मदुरई स्थित प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर किस वास्तुशिल्प विशेषता के लिए जाना जाता है? द फेमस मीनाक्षी टेम्पल इन मदुरई इज नोन फॉर विच आर्किटेक्चरल फीचर? आपसे मैंने पिछले जितने भी डिस्कशन हुए हैं हर किसी में कहा है, जब आप स्टैटिक जीके के मल्टीपल टॉपिक्स को कवर करते हो और वहां पर आपको टेम्पल रिलेटेड टॉपिक नजर आता है, तो ना सिर्फ हमें ये देखना है कि ये टेम्पल की लोकेशन कहाँ पर है, इसको किसने बनवाया था, आपको आज के समय में उसकी जो आर्किटेक्चरल फीचर्स हैं उससे संबंधित जो एक्स्ट्रा उसकी विशेषताएं हैं वो पता होनी चाहिए। यहाँ पर मीनाक्षी टेम्पल की बात हुई है तो पहली चीज तो ये आपको रटवाया जाता है कि तमिलनाडु के मदुरई शहर के अंदर स्थित है।
भारत के सबसे प्रसिद्ध जो मंदिर होते हैं उनमें से इसको एक कंसिडर करा जाता है। और ये मंदिर अपने जो भव्य प्रवेश द्वार की मीनारें हैं, यानी कि जो इनके विशाल गोपुरम्स हैं, उनके लिए ये विश्व भर में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो मंदिर में कई सारे आपको ऊंचे और रंग बिरंगे गोपुरम बने हुए नजर आते हैं, जिन पर हजारों आपको देवी देवताओं, पशुओं या फिर पौराणिक जो कथाएं हैं उनसे जुड़ी हुई कई सारी मूर्तियां नजर आती हैं। और जब आर्किटेक्चर का जिक्र होता है तो यहाँ पर आपको तमिलनाडु के अंदर बात हो रही है, तो आपको जो द्रविडियन यानी कि जो द्रविड़ आर्किटेक्चर है, वास्तुकला शैली है, उसकी ये एक उत्कृष्ट मिसाल के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में आप देखेंगे सफेद संगमरमर की दीवारें, जी नहीं। सफेद संगमरमर की दीवारों के लिए मीनाक्षी मंदिर आपका प्रसिद्ध नहीं है। ये विशेषता अधिकतर आपको ताजमहल को लेकर जुड़ी हुई मानी जाती है। दूसरा है हिडन अंडरग्राउंड श्राइन्स, यानी कि छिपे हुए भूमिगत मंदिर, जी नहीं। जब हम मीनाक्षी टेम्पल का जिक्र करते हैं तो इसकी पहचान इस प्रकार के यानी कि जो अंडरग्राउंड श्राइन्स है उनसे नहीं होती है। तीसरा इन्होंने शिखर कवर्ड इन गोल्ड, यानी कि सोने से ढका हुआ शिखर, बिल्कुल नहीं। लेकिन फोर्थ ऑप्शन में जो गेटवे टावर्स थे यानी कि विशाल गोपुरम्स की बात हुई थी, जाइगेंटिक गोपुरम्स, ये वाली बात आपकी करेक्ट हो जाती है। याद रखेंगे इसको, लोकेशन याद रखेंगे तमिलनाडु नाडु का मदुरई। और ये किसको डेडिकेटेड है ये भी हमें पढ़ाया जाता है। तो जो देवी मीनाक्षी है, माता पार्वती जी का वो रूप है, उनको ये डेडिकेटेड है। भगवान शिव को ये डेडिकेटेड है, मतलब इनसे संबंधित वहां पर आपको चीजें नजर आती हैं। बाकी मैंने द्रविडियन आर्किटेक्चर की यहां पर बात करी है, कई सारी डिस्कशंस में मैंने द्रविडियन आर्किटेक्चर्स के आप लोगों को फीचर्स के बारे में बताया है कि भाई इसके अंदर आपको गोपुरम नजर आएंगे। व्हाट इज दिस गोपुरम? ये आपके प्रवेश द्वार होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा भव्य होते हैं। इसमें आपको मंडपम्स नजर आते हैं ना। व्हाट इज दिस मंडपम? ये आपका स्तंभ युक्त सभा सब भवन होता है। ऐसे ही आपको प्रकारम नजर आते हैं जहां पर परिक्रमा के लिए एक पथ बनाया हुआ होता है। ऐसे ही आपको सूक्ष्म मूर्ति कला यहां पर नजर आती है। तो ये फीचर्स आपको अलग अलग आर्किटेक्चरल स्टाइल्स की पता होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, किस अमेरिकी लेखक ने बिलव्ड के लिए पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त किया और बाद में 1993 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार से उसको सम्मानित किया गया? Which American author received the Pulitzer Prize for Beloved and was later awarded the Nobel पुरस्कार in Literature in 1993? अगर आप लोगों को कभी भी किसी भी आपके फेवरेट अध्यापक जी ने स्टैटिक जी के पढ़ाया हो तो उनके द्वारा मल्टीपल ऑथर्स एंड उनकी बुक्स संबंधित आपको बातें पढ़ाई भी होंगी। जैसे कि हमने ये टॉपिक अपने स्टैटिक जी के वाले कवरेज के अंदर करा रखा है, आप ओपन करके देख सकते हैं। एक यहां पर नाम दिया गया है आपको टोनी मॉरिसन का। ये अमेरिका की एक प्रसिद्ध लेखिका है और उनका ये प्रसिद्ध उपन्यास है जिसका नाम है बिलव्ड। ये गुलामी की व्याथा और जो अफ्रीकन अमेरिकन समाज है उसके संघर्ष पर आधारित एक बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है। और इस पुस्तक के लिए इन्हें पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया और बाद में 1993 में इनको नोबेल पुरस्कार इन लिटरेचर से भी सम्मानित किया गया। तो अपने आप में एक बड़ा इवेंट हो गया, एक बड़ी हस्ती हो गई, एक बड़ी हस्ती के द्वारा लिखी हुई एक बड़ी पुस्तक हो गई। तो ये नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली अफ्रीकन अमेरिकन बनी थी, पता है आपको? ये भी याद रखिएगा कि हु आउट ऑफ द गिवन फॉलोइंग ऑप्शंस, पहली वो महिला बताइए, पहले वो पर्सन बताइए जिन्हें अफ्रीकन अमेरिकन से मतलब रीजन से जुड़ने के बाद नोबेल पुरस्कार दिया गया साहित्य के क्षेत्र में। तो टोनी मॉरिसन जी को यहां पर याद आप रखेंगे आगे के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, किस एशियाई खेलों में भारत ने पहली बार एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता था? इन विच एशियन गेम्स डिड इंडिया फर्स्ट विन अ गोल्ड मेडल इन एथलेटिक्स? आपके प्रिय अध्यापक जी ने आपको ओलंपिक्स का तो रटवा दिया होगा, लेकिन एशियन गेम्स का आप लोगों को नहीं रटवाया होगा। तो पहले जो एशियन गेम्स थे जिसमें भारत ने ये एथलेटिक्स के अंदर गोल्ड मेडल जीता था, ये पहले थे और जिनका आयोजन कहां पर हुआ था? न्यू दिल्ली के अंदर आयोजन करा गया था। और आपको इसी से आइडिया लग गया होगा कि हम 1951 की बात कर रहे हैं। इसी एशियन गेम्स ने भारत के द्वारा एथलेटिक्स के अंदर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता।
एथलेटिक्स जिसमें दौड़ कूद और जो फेंक जैसे प्रतियोगिताएं हैं वो शामिल करी जाती हैं। उनके सबसे महत्वपूर्ण इवेंट्स में से ये एक होता है। और 1951 के एशियन गेम्स के अंदर भारत की जो खेल इतिहास था उसमें ये एक बड़ा माइलस्टोन हम प्राप्त करते हैं। तो 1951 वाली ये बात यहाँ पर करेक्ट हो जाती है, जिसमें हमने पहला ये गोल्ड मेडल जीता था। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए एक सवाल है। वो सवाल ये है कि आप बताइए कि किसके द्वारा ये स्वर्ण पदक जीता गया था। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 1927 में नियुक्त साइमन कमीशन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा बहिष्कार किया गया, इसका कारण बताइए। बहुत ही आसान सवाल है। हमें साइमन कमीशन पर आधारित बहुत सारी बातें पढ़ाई जाती हैं। क्यों गठित किया गया, क्या कारण थे, इन्होंने फिर क्या किया, उसके रिस्पॉन्स में भारत की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई। तो वैसे ही इन्होंने बात यहां पर पूछी है। द साइमन कमीशन अपॉइंटेड इन 1927 वाज बाइकॉटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस बिकॉज, इसका कारण क्या है। तो देखो, अंग्रेजों की सरकार ने 1927 के अंदर इस साइमन आयोग या फिर कमीशन का गठन किया। अब इस कमीशन का उद्देश्य क्या था। इस कमीशन का उद्देश्य था कि भारत में लागू जो 1919 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था या फिर जिसे हम भारत शासन अधिनियम 1919 कहते हैं, उसकी समीक्षा करना था, उसको रिव्यू करना था। और इस कमीशन में कुल कितने सदस्य थे। इसमें 7 सदस्य थे। दिक्कत ये हो गई कि ये सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे, यानी कि अंग्रेज थे। तो सबसे बड़ा विवाद तो यही था ना कि भारत के भविष्यों पर रिपोर्ट देने वाला जो यहाँ पर आयोग है उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं है। और इसी वजह से कांग्रेस ने इसका विरोध किया और देश भर में नारे लगाए गए इस आपके साइमन कमीशन को लेकर कि साइमन गो बैक, के साइमन निकल ले पहली फुर्सत में। लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान आपको पता है कि जो हमारे लाला लाजपत राय जी हैं, इन पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी कर दी थी, जिसकी कारण उनकी बाद में मृत्यु भी हो गई थी। और उसके बाद तो फिर बहुत ही ज्यादा माहौल गर्मा गया था। तो चलो भी एक एक करके यहां पर कारण देखते हैं कि क्या कारण था। पहला, इसने भारत को तत्काल पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने की सिफारिश कर दी थी। अगर ऐसा कर दिया होता तो विरोध क्यों होता भाई। इस कमीशन ने ऐसी कोई सिफारिश नहीं करी थी, यानी कि इट रिकमेंडेड द इमीडिएट ग्रांटिंग ऑफ फुल इंडिपेंडेंस टू इंडिया। इसको हम गलत कर देंगे। ओके, दूसरा विकल्प देखेंगे। ये कहता है कि इसने पृथक निर्वाचिका मंडल को पूर्णतः समाप्त करने का प्रस्ताव किया, यानी कि इट प्रपोज द कंप्लीट अबॉलिशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। इसको भी हम यहां पर गलत करेंगे। ये इसका मुख्य विरोध का कारण नहीं था। तीसरा है, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। आंख बंद करके हम इसी को पिक कर लेंगे। साइमन कमीशन 1927 याद रखिएगा, जिसके चेयरमैन सर जॉन साइमन थे। और इसका फेमस स्लोगन जो बाद में बहुत ज्यादा चर्चित हुआ वो था साइमन गो बैक। और इसके साथ हम हमारे देश की एक बड़ी पर्सनालिटी को संबंधित पाते हैं, वो है लाला लाजपत राय। ठीक है, तो ये बातें हमें याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे भाई। नए कानून के तहत जीरो एफआईआर शब्द का क्या अर्थ है। What does the term zero FIR imply under the new law? ये न्यू लॉ पर आधारित आपको पेपर में आजकल सवाल भरे हुए नजर आते हैं। देखो, जीरो एफआईआर का मतलब है कि किसी भी अपराध की रिपोर्ट किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई जा सकती है। अब ऐसे नहीं है कि वो कहेगा कि भाई हमारे इलाके में नहीं आता है तो आप उस वाले इलाके में जाकर एफआईआर दर्ज करो। ओके, तो चाहे घटना उस पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन यानी कि अधिकार क्षेत्र में हुई हो या नहीं, तो जीरो एफआईआर का मतलब क्लियर होना चाहिए कि किसी भी अपराध की रिपोर्ट किसी भी पुलिस स्टेशन के अंदर दर्ज कराई जा सकती है और बाद में उस एफआईआर को संबंधित पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये जो व्यवस्था है इसका उद्देश्य क्या है, ताकि पुलिस का तुरंत एक्शन कराया जा सके, जो पीड़ित है, जो विक्टिम है, उसको राहत दी जा सके और कानूनी प्रक्रिया में बिल्कुल भी देरी ना हो। तो ये खास तौर पर जो महिलाएं होती हैं या फिर अगर कोई गंभीर अपराध हो गया हो उस मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो चलो एक एक करके विकल्प चेक करते हैं। एफआईआर किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा सकती है, चाहे उसका अधिकार क्षेत्र कोई भी हो। आगे जाना ही नहीं है हमें।
हमें तो यहीं पर अपना आंसर मिल गया, तो इसको याद रखेंगे। अब यहां पर एफआईआर की बात हो रही है, तो चलो फिर एफआईआर की मुझे फुल फॉर्म बता दो। ये होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि प्रथम सूचना रिपोर्ट। ओके, तो ये चीजें बेसिक बेसिक हमें पता होनी चाहिए मेरे मित्रों। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। मार्च 2025 में सरकारी ई मार्केट प्लेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अब देखो भाई, आप लोगों को आपके जो सबसे फेवरेट वाले गुरुजी हैं मार्केट के, वो करंट अफेयर तो पढ़ाते ही होंगे। तो वो गुरुजी आप लोगों को ये भी पढ़ाएंगे कि मल्टीपल बड़ी बड़ी संस्थाओं के अंदर जो हाल फिलहाल में नियुक्तियां हुई हैं वो किसकी हुई हैं। और ना सिर्फ आपको आज के समय में सिर्फ इतना याद रखना है कि किसको कौन से पद पर अपॉइंट कर गया है, इसके अलावा उस संबंधित पोस्ट की जो एक मशीनरी है उसके भी फीचर्स आप लोगों को पता होने चाहिए। तो यार ये एक अपॉइंटमेंट रिलेटेड एक आपसे यहाँ पर इन्होंने चर्चा पूछ ली। मार्च 2025 के अंदर ये जो अजय जी हैं, यानी कि अजय भादु, इनको यहाँ पर ये अपॉइंट करा गया था। तो बस यहाँ पर इस सवाल के डिस्कशन में आप इतना समझिएगा कि जिस भी परीक्षा को आप लिखने जाओ उससे 1 साल पहले 1.5 साल पहले तक के इंपॉर्टेंट पदों पर करे गए अपॉइंटमेंट्स को एक बार आप रट जाओ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो, लेकिन यहां पर ये जीईएम की बात हुई है। व्हाट इज दिस जीईएम? ये है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ये भारत सरकार का एक डिजिटल प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म है। अब आप बोलोगे कि व्हाट इज दिस डिजिटल प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म? यानी कि सरकारी खरीद हेतु ये डिजिटल मंच है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो आ, मतलब ऐसे मान लीजिए सरकारी विभाग क्या करते हैं, ऑनलाइन अपना सामान और जो सेवाएं हैं वो खरीद सकते हैं। जैसे इससे मतलब वो ये ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया जाता है, एफिशिएंसी को बढ़ाया जाएगा। तो बेसिक चीज है। अपॉइंटमेंट अजय भादु जी की हुई थी, ये वाली बात हमें इसमें याद रखनी है। ठीक है, लेकिन यहां पर मैं एक और सवाल आप लोगों से पूछूंगा। ये जो जैम की हम यहां पर बात कर रहे थे, जिसके सीईओ पर अजय भादु जी को अपॉइंट करा गया, आप मुझे बताइए कि इस इंस्टीट्यूशन की, इस संस्था की स्थापना कब करी गई? इसका लॉन्चिंग कब हुआ? आजकल आप लॉन्चिंग बहुत देख रहे हो ना, तो इसकी लॉन्चिंग याद रखिएगा ये 2016 के अंदर हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध का शिष्य नहीं है? हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसिपल ऑफ बुद्ध? देखो, अगर आप में से कोई भी विद्यार्थी हमसे पढ़े हो, हमारे द्वारा पढ़ाए गए इतिहास का आप हिस्सा रहे हो, तो आपको हमने पढ़ाया था कि भगवान बुद्ध के कई प्रसिद्ध शिष्य थे जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रसार में जो योगदान है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण अदा करा। और जिन महत्वपूर्ण शिष्यों का जिक्र करा जाता है उनका यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन में नाम दिया गया है आनंद। ये सिर्फ ना इनके शिष्य थे, ये बौद्ध जी के चचेरे भाई भी थे। बुद्ध जी के सबसे जो निकट शिष्य हैं उनमें से सबसे करीबी आपको ये आनंद का नाम सुनने मिलता है। और जो महात्मा बुद्ध जी के उपदेश थे उनको याद रखने के लिए भी ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ऐसे ही बुद्ध जी के एक और शिष्य थे जिनका नाम इन्होंने ऑप्शन नंबर बी में उपाली के रूप में दिया है। आप लोगों को विनाया पिटाका के बारे में पढ़ाया जाता है भाई। विनाया पिटक बोल दीजिए, पिटाका बोल दीजिए, जो बोलना हो। ये विनाया पिटाका वही है जिसमें संघ के नियमों का आपको उल्लेख देखने के लिए मिलता है। तो ये जो उपाली जी हैं, ये संघ के नियमों का ग्रंथ के बारे में लिखने वाले व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। और इवन जो बौद्ध संघ है उनके अनुशासन से जुड़े हुए शिष्य के रूप में भी जाने जाते हैं। तीसरे विकल्प में इन्होंने आपको सारीपुत्र का नाम दे दिया है। ये भी है, बुद्ध के दो मुख्य शिष्यों में से आपको सारीपुत्र का भी नाम नजर आएगा, जो कि अपनी ज्ञान और अपनी जो तर्क शक्ति है उसके लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध जाने जाते हैं। अब यहां पर जो तीसरा ऑप्शन आपके सामने आ रहा है वो है सुसीम। क्या सुसीम जैसे नाम को आपने बुद्ध जी के शिष्य के रूप में कभी सुना है? मैंने तो नहीं सुना भाई। जब हम बुद्ध पूर्णिमा की बात करते हैं ना, तो बुद्ध पूर्णिमा में बुद्ध के जो मुख्य शिष्य हैं उनमें से शामिल आपको आनंद, उपाली और सारीपुत्र का नाम सुनने मिलेगा, लेकिन ये सुसीम का नाम सुनने आपको नहीं मिलता है। सुसीम का नाम आपको कहां पर नजर आता है? जब हम अशोक के भाइयों का जिक्र करते हैं, तो अशोक का बड़ा भाई हुआ करता था एक सुसीम, तो वो था, है कि नहीं? तो चलिए, अच्छा एक और बहुत बड़ा नाम है जो बुद्ध जी के
प्रथम उपदेश को प्राप्त करने वाले जो या फिर इनके जो प्रथम शुरुआती जो मुख्य शिष्य हैं उसमें आपको सारिपुत्र जो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, एक आपको दूसरा और याद रखना है मोगलान। ठीक है, मैं लिख देता हूँ मोगलान, इनका भी नाम याद रखिएगा। बाकी ये जो संबंधित जानकारी है, एक्स्ट्रा जो डिटेलिंग है वो मैंने पीडीएफ में भी डाल रखी है, तो उसको भी आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। ऐप पर डाली हुई है मैंने सारी की सारी सॉल्यूशन पीडीएफ। ठीक है, तो वो जरूरी है आपके लिए। नेक्स्ट है भारत में बॉक्साइट के उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित में कथनों में से विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रोडक्शन ऑफ बॉक्साइट इन इंडिया। ज्योग्राफी का जो डिस्कशन है वो आपके फेवरेट एजुकेटर आप लोगों को कराते होंगे, लेकिन हमारे देश के अंदर अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग लोकेशंस पर अलग अलग प्रकार की माइनिंग करी जाती है। अलग अलग मटेरियल्स के हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं। तो ये जो सवाल है ये आपका ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक दोनों से आपका संबंधित हो जाता है। अब इन्होंने जो स्टेटमेंट दिए एक बार हम उन दोनों स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं। पहला, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार धारवाड़ चट्टान प्रणालियों में पाया जाता है। इन इंडिया द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ बॉक्साइट अकर इन धारवाड़ रॉक सिस्टम्स। क्या ये बात करेक्ट है? मैं इसको इनकरेक्ट कैटेगरी में डालूंगा, क्योंकि जो लेटराइट चट्टाने हैं, है ना, जो हम बॉक्साइट का जिक्र करते हैं वो अधिकतर हमें कौन सी चट्टानों में नजर आती है? लेटराइट चट्टानों में पाई जाती है। लेकिन ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यहाँ पर ये धारवाड़ रॉक सिस्टम कह रहे हैं, जबकि धारवाड़ रॉक सिस्टम के अंदर आपको आयरन ओर की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है, तो इसलिए हमने पहला वाला स्टेटमेंट गलत कर दिया। दूसरा है झारखंड भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। झारखंड इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन इंडिया। मैं इसको भी गलत कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि भारत में मुख्य बॉक्साइट उत्पादक राज्यों में आपको उड़ीसा सबसे आगे मिलेगा, झारखंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है। तो हमने दूसरा भी गलत कर दिया। तीसरा है अधिकांश बॉक्साइट प्रायद्वीप के पठार या पहाड़ी श्रृंखलाओं पर लेटराइट चट्टानों में पाए जाते हैं। ये तो मैंने अभी आपको ऊपर बोल दिया था। मैंने आपसे कहा था ना कि बॉक्साइट अधिकतर प्रायद्वीपीय पठार यानी कि पेनिनसुलर प्लेटो की लेटराइट क्षेत्रों के अंदर पाया जाता है। ओके, अब बॉक्साइट की बात हो रही है, बताइए कि किसका ये मतलब मुख्य ओर रहेगा? कौन इसका मुख्य ओर है? बॉक्साइट एल्यूमिनियम का मुख्य इसका है। ठीक है, तो ये संबंधित बातें केमिस्ट्री के अंदर रटाई जाती है, बेसिक चीजें हैं। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट उड़ीसा याद रखिएगा, और जो और भी राज्य हैं आपको गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, इन सभी रीजन में इसका नजर आता है। बॉक्साइट क्या है? ओर है एल्यूमिनियम का, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, किस संगीत शैली को गंभीर वातावरण वाला और लय पर जोर देने वाला बताया जाता है? लीजिए भाई, आप लोगों को स्टैटिक जीके पढ़ाई जाती है और स्टैटिक जीके के अंदर आप लोगों को अलग अलग प्रकार के डांस भी रटाए जाते हैं, लेकिन आज बात सिर्फ डांस और उनके संबंधित राज्यों को रटने की नहीं रह गई है, क्योंकि यहां पर आपसे क्या पूछ लेंगे कि विच म्यूजिकल फॉर्म इज डिस्क्राइब्ड एज हैविंग अ somber एटमॉस्फेयर एंड emphasizing रिदम। अब अगर आपको पता है दिए गए चार विकल्प में से जो अलग अलग म्यूजिकल फॉर्म्स हैं कि क्या इनके अंदर कोई गंभीर वातावरण या फिर लय पर जोर देने वाली बात करी जाती है, तो आप आंसर कर पाओगे, वरना आप कैसे करोगे? तो ऑप्शन वाइज जाएंगे इसमें हम। पहला है ख्याल, ख्याल में कल्पना, और जो एक प्रकार से अलंकार होता है उन अलंकारों का काफी अधिक यहाँ पर यूज होता है। तो यहाँ पर कोई गंभीर वातावरण वाली बात तो हमें नजर नहीं आई। दूसरे ऑप्शन में हमें ध्रुपद दिया गया, और इस ध्रुपद को देखकर थोड़ा सा इंटरेस्ट जागा। आप लोगों को पहले सेशंस के अंदर भी ध्रुपद पर मैंने बहुत अच्छे से डिस्कशन करते हुए बताया था कि ध्रुपद हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक या फिर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की जो सबसे प्राचीन गायकी वाली शैलियां हैं उनमें से एक है, और इसकी मुख्य विशेषता ये होती है कि इसके अंदर आपको गंभीर और आध्यात्मिक वातावरण वाला माहौल नजर आएगा। यहाँ पर ताल और गति पर विशेष जोर दिया जाता है। यहाँ पर उच्चारण पर बड़ा ही शुद्ध हो, उच्चारण मतलब बड़े क्लियर हो, उस पर जोर दिया जाता है, और बहुत ही गंभीर प्रस्तुति करी जाती है। और इसी वजह से ध्रुपद को हम सॉम्बर एटमॉस्फेयर यानी कि गंभीर वातावरण वाली गायकी के रूप में पहचानते हैं। तो याद रखेंगे। अब यहाँ पर चलो ये वाली बात तो याद रख ली। चलो आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ कि बताइए ध्रुपद के जो प्रसिद्ध घराने हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे कि डागर घराना,
इसको हम हमेशा संबंधित याद रखेंगे ध्रुपद से। ऐसे ही दरभंगा, दरभंगा घराना ये भी याद रखिएगा, और ऐसे ही बेतिया घराना, ये 3 घराने आप याद रखिएगा। तीनों की जानकारी पीडीएफ में भी मैंने डाल रखी है, वहां पर भी अच्छे से बातों को मैंने एक्सप्लेन करके दे रखा है। तो क्योंकि ध्रुपद की बात हो रही है तो आप लोगों के दिमाग में एकदम नाम आना चाहिए किसका? तानसेन का। क्यों? क्योंकि ध्रुपद गायकी के महान गायकों में गिने जाने वाले तानसेन को आप कैसे भूल सकते हैं, है ना? चलिए भी आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछता है कि भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बिखरी हुई ग्रामीण बस्तियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं? The dispersed rural settlements can be found predominantly in which of the following areas of India? अब आपके फेवरेट एजुकेटर ने ऐसी चीजें आप लोगों के साथ कभी डिस्कस करी नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि ये वाली जो बातें होती है ना, ये आप जब एडिटोरियल्स पढ़ते हैं, एडिटोरियल के अंदर जो डेमोग्राफिक डिवीजन है, जहां पर आपको लोगों के बारे में चर्चा नजर आती है, अलग अलग क्षेत्र से आने वाले जो एडिटोरियल लिखने वाले बड़े बड़े ऑथर्स हैं, वो इन पर अपना विवरण देते हैं, और उनका डिटेलिंग डिस्कशन कौन करता हूं? मैं करता हूं अपने करंट अफेयर के सेशंस के अंदर। आपको एक बेसिक आइडिया नजर आ जाएगा, लेकिन एक एक करके स्टेटमेंट वाइज इसके अंदर हम जाएंगे सो दैट के हमें क्लैरिटी रहेगी। ठीक है, तो एक एक करके स्टेटमेंट सबसे पहले देखते हैं। पहला है मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में। इन्होंने हमसे पूछा था द डिस्पर्स्ड रूरल सेटलमेंट्स कैन बी फाउंड प्रीडोमेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बिखरी हुई ग्रामीण बस्तियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं? तो पहले स्टेटमेंट में इन्होंने कहा कि मुख्य मतलब मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में। इसको मैं करेक्ट कर दूंगा भाई, क्योंकि जो बुंदेलखंड है ना, बुंदेलखंड में पठारी भूमि और जो असमान आपका भौगोलिक उसकी स्थिति है, उसके कारण यहां पर सेटलमेंट्स आपको काफी डिस्पर्स नजर आती है, तो इसको मैं करेक्ट कर दूंगा। दूसरा है इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ राज्य में। मेरे को इसको गलत करना पड़ेगा क्योंकि एसएससी और एनसीईआरटी के अनुसार छत्तीसगढ़ के अंदर अधिकतर आपको सेटलमेंट्स क्लस्टर्ड नजर आते हैं, यानी कि सघन बस्तियां पाई जाती है। तो ये वाला आपका गलत कर दिया हमने। इन दी लोअर प्लेन्स ऑफ द रिवर गंगा, इसको भी मुझे गलत करना पड़ेगा क्योंकि गंगा के मैदान भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाले और उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। यहां आमतौर पर आपको क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स यानी कि सघन जनसंख्या नजर आएगी। यहां पर आपका डिस्पर्स थोड़ी ना नजर आएंगे, बिखरे हुए थोड़ी ना होते हैं, एक जगह घुसे पड़े रहते हैं दुनिया भर के, वैसे ही देखने को मिलता है ना। चौथा है उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ी राज्यों में। इसको हम करेक्ट कर देंगे। आपको पता है कि पहाड़ी जो धरातल होता है, जिसे हम पर्वतीय धरातल भी कह सकते हैं, उसके होने की वजह से यहाँ पर जो सेटलमेंट्स है वो आपको डिस्पर्स नजर आता है। ठीक है, तो ये बेसिक बात थी। यहाँ पर पहला और चौथा करेक्ट होने की वजह से ये आपका जो बी विकल्प है ये आपका करेक्ट जाएगा। याद रखेंगे इन बेसिक बेसिक बातों को, छोटी सी चीजें हैं बट क्लियर होनी चाहिए। तो ये डिस्बर्स सेटलमेंट क्या होता है? ये डिस्बर्स सेटलमेंट में घर एक जगह एक समूह में नहीं होते हैं, बल्कि दूर दूर आपको लोकेटेड नजर आता है। ये जो बस्तियां होती हैं ये एक तरीके से आमतौर पर क्षेत्रों में आपकी मतलब अलग अलग जगह पर पाई जाती है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट कर देता है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे भाई, ब्रिटिश औपनिवेशिक भारतीय वास्तुकला ने चूने के गारे के साथ साथ व्यापक नीम प्लेटफॉर्मों के उपयोग को प्रमुखता से अपनाया है। अच्छा, ये दो स्टेटमेंट दिए गए और स्टेटमेंट पहले एक एक करके हमें पढ़ने हैं और फिर उसमें हमें बताना है कि कौन सा करेक्टर वो कौन कौन से स्टेटमेंट को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। पहले स्टेटमेंट वाइज ही आएंगे यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट इन्होंने कहा कि ब्रिटिश कॉलोनियल इंडियन आर्किटेक्चर हैज प्रीडोमिनेंटली अडॉप्टेड द यूटिलाइजेशन ऑफ लाइम मोर्टार एज वेल एज एक्सटेंसिव फाउंडेशन प्लेटफॉर्म्स। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब हम ब्रिटिश वाली बिल्डिंग्स देखते हैं तो वहां पर चूने का गारा यानी कि जो लाइम मोर्टार है ये, और दूसरी तरफ मजबूत नींव का एक मंच यानी कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्लेटफॉर्म, इन दोनों चीजों का प्रयोग अधिक करा गया। ये वाली बात हमें सुनने मिलती है। पहले स्टेटमेंट को हम यहां पर करेक्ट करेंगे। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इन डिजाइन विधियों ने सार्वजनिक संरचनाओं में मेहराब, गुम्मद और बड़े स्तंभों वाले
बरामदों को शामिल करना संभव बनाया। क्या ये वाली बात करेक्ट है? यानी कि these design methods enabled the incorporation of arcs, domes and large columned verandas in public structures। ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ठीक है, ये तीनों के तीनों आपका बनाना इससे आसान हो गया था, और ये उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है कि इनको ये यूज करता है। तो एक तरीके से ये दोनों ही सही है, और ये सेकंड स्टेटमेंट पहले को एक्सप्लेन भी कर रहा है। ये पहला वाला जो ऑप्शन है ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। देखो होता है क्या है ना, जब हम आर्किटेक्चर वाला टॉपिक अपने देश के अंदर पढ़ते हैं तो ब्रिटिश कॉलोनियल आर्किटेक्चर की विशेषताएं हमें रटाई जाती हैं। उन विशेषताओं में हमें बताया जाता है कि चूने का गारा यानी कि लाइम मोर्टार, या फिर जो गॉथिक शैली है जिसको गॉथिक स्टाइल कहते हैं उसका यूज किया गया। बड़े बड़े बरामदे यानी कि लार्ज वरादा बनाए गए, इसमें डोम्स बनाए गए, आर्क्स बनाए गए, और इनके एग्जाम्पल्स में हमें विक्टोरिया मेमोरियल नजर आता है, हमें राष्ट्रपति भवन नजर आता है, हमें बॉम्बे हाईकोर्ट नजर आता है। वो इसी के एग्जाम्पल है। ठीक। नेक्स्ट है मुक्केबाजी तकनीक और प्रशिक्षण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बॉक्सिंग टेक्निक एंड ट्रेनिंग। ये 3 स्टेटमेंट दिए गए। आपको मैंने पिछली वीडियोस के अंदर भी बताया है कि आजकल जो स्पोर्ट्स रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जाते हैं उसमें आपसे उन स्पोर्ट्स के अंदर यूज होने वाली टेक्निक्स और डिटेलिंग पूछी जाती है। तो यहाँ पर बॉक्सिंग को लेकर ये पूछ रहे हैं, तो चलो एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट, आक्रामक मुक्केबाजी क्रियाओं में शरीर पर सीधा बायां प्रहार और सिर पर दायां अपरकट शामिल है। ऑफेंसिव बॉक्सिंग एक्शंस इंक्लूड स्ट्रेट लेफ्ट टू द बॉडी एंड राइट अपरकट टू द हेड। क्या ये शामिल है? देखो बॉक्सिंग में जब हम आक्रामक प्रहार यानी कि ऑफेंसिव एक्शंस की बात करते हैं उसमें कई प्रकार के पंचेस को शामिल किया जाता है, जैसे कि स्ट्रेट लेफ्ट, जैसे कि अपर कट, जैसे कि हुक, इन सभी चीजों को शामिल किया जाता है। तो ये जो पहला वाला स्टेटमेंट है ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि मुक्केबाजी तकनीक विकसित करने के लिए शैडो बॉक्सिंग और मिरर बॉक्सिंग जैसी विधियों का उपयोग किया जाता है। मेथड्स लाइक शैडो बॉक्सिंग एंड मिरर बॉक्सिंग आर यूज्ड फॉर डेवलपिंग बॉक्सिंग टेक्निक्स। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? देखो जब कभी भी हम ट्रेनिंग के दौरान अलग अलग प्रकार की चीजों की बात करते हैं तो वहां पर हमें काल्पनिक प्रतिद्वंदी के साथ अभ्यास कराया जाता है, इसी को कहा जाता है शैडो बॉक्सिंग। ओके। और इसके साथ में मिरर बॉक्सिंग जिसमें दर्पण के सामने आपको अभ्यास करना सिखाया जाता है। ये दो उपयोग टेक्निक आपको आपकी तकनीक को सुधारने के लिए यूज करी जाती हैं। तो ये दोनों की दोनों यहां पर मेंशन करी गई हैं, इसलिए हमारे दूसरा भी करेक्ट हो गया। तीसरा है चार मुक्केबाजी दूरियां या रेंज है, लंबी दूरी, मध्यम दूरी, नजदीकी दूरी और इनफाइनाइट। यानी कि 4 बॉक्सिंग डिस्टेंसेस और रेंजेस आर लॉन्ग डिस्टेंस, मीडियम डिस्टेंस, क्लोज डिस्टेंस एंड इन फाइटिंग। क्या ये चारों की चारों? देखो बॉक्सिंग के अंदर ये मुख्य 4 रेंजेस मानी जाती हैं। पहली आपकी लंबी दूरी लॉन्ग डिस्टेंस, दूसरी आपकी मध्यम दूरी यानी कि मीडियम डिस्टेंस, तीसरी आपकी क्लोज डिस्टेंस यानी कि निकट दूरी, और चौथी है आपकी इनफाइनिंग यानी कि अत्यंत निकट मुकाबला, इन फाइटिंग। तो ये चारों की चारों मेंशन कर दिए, तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है यार पर। डी ऑप्शन सही जाएगा इसमें। ठीक है। बॉक्सिंग रिंग के बारे में पता ही है, एक स्क्वायर शेप की होती है। ओलंपिक बॉक्सिंग में प्रोटेक्टिव जो गियर है उसका प्रयोग ये लोग करते हैं। तो ये क्लियर है, मतलब ये बहुत ही ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बट पता होना चाहिए एटलीस्ट डिस्कशन में जो हमने कराया। ऐतिहासिक ग्रंथों में बाजीराव प्रथम को लोकप्रिय रूप से किस नाम से संदर्भित किया गया है? इन हिस्टोरिकल टेक्स्ट बाजीराव वन इज पॉपुलरली रेफर्ड टू एज विच ऑफ दीज गिवन 4 ऑप्शंस। बहुत ही आसान सवाल है। जब हम बाजीराव का जिक्र करते हैं, बाजीराव वन का जिक्र करते हैं, वो मराठा साम्राज्य की सबसे जो प्रतिभाशाली पेशवाएं हैं यानी कि प्रधानमंत्री हुआ करते थे उनमें से एक थे, और जिनका पूरा नाम था बाजीराव बल्लभ भट्ट। और इसीलिए जो ऐतिहासिक ग्रंथ है उनमें उनका जो नाम है वो आमतौर पर आपको ये जो सेकंड थर्ड ऑप्शन में दिया गया है बाजीराव बल्लाल, इसके नाम से जाना जाता है। आपको पता होना चाहिए कि 1713 में उनके पिता जो कि कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ मराठा साम्राज्य के पेशवा बने थे, और उनके बाद जो बाजीराव वन है उन्होंने 1720 के अंदर पेशवा का जो पद है उसको संभाला था। बाजीराव वन ने फिर
मराठा साम्राज्य के विस्तार में जब देखते हैं तो उत्तरी भारत तक किया था मुगलों को। इन्होंने काफी अच्छे से चुनौती दी थी। तो ये बाजीराव बल्लाल वाला जो ऑप्शन है ये इसके अंदर करेक्ट जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के दूसरे संस्करण में कितने खेल शामिल हैं? भाई देखो, हाल फिलहाल में होने वाले इवेंट्स की डिटेलिंग आप लोगों के पास होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि हाउ मेनी स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स आर इंक्लूडेड इन द सेकंड एडिशन ऑफ खोलो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025। जब कभी भी हाल फिलहाल में कोई इंपॉर्टेंट इवेंट आपको नजर आए तो उसकी ये बेसिक डिटेलिंग हमें पता होनी चाहिए। यहाँ पर इन्होंने 7 डिसिप्लिन्स को इंक्लूड किया था। दिव्यांग खिलाड़ियों के राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जो प्रतिभा है वो दिखाने का एक मंच प्रदान करा गया था। उसमें ये 7 श्रेणियां इन्होंने रखी थी। कब लॉन्च करा गया था भाई इस इवेंट को? 2018 में इस खेलो इंडिया इनिशिएटिव को लॉन्च करा गया था। पर्पस वही था, ग्रास रूट लेवल पर टैलेंट को हम निखार कर पहचान कर उन पर काम करेंगे। नेक्स्ट है, किस प्रकार के रेडियोधर्मी क्षय के परिणाम स्वरूप मूल नाभिक की परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि होती है जबकि द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है? ये आज की क्लास का सबसे सिंपल कैटेगरी का सवाल जिसको हम फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के साथ लिंक कर देते हैं। आप लोगों को मल्टीपल प्रकार के डीके पढ़ाए जाते हैं। तो जब हम नाभिकीय फिजिक्स या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको कहा जाता है बीटा माइनस डिके। ना व्हाट इज दिस बीटा माइनस डिके? इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन है वो आपका प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस आपको एंटी न्यूट्रिनो के फॉर्म में नजर आता है। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल जाता है तो एटॉमिक नंबर के अंदर आपको क्या नजर आएगा? आपको +1 होता हुआ नजर आएगा, लेकिन जो मास नंबर है वो आपकी सेम रहेगी। तो ये बीटा माइनस डिके वाला जो ऑप्शन नंबर ए इन्होंने यहां पर दिया वो करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कार्बन 14 है, ये क्या हो जाएगा? ये आपका नाइट्रोजन 14 के अंदर चला जाएगा। ऐसे यहां पर मतलब मेनली हमने क्या देखा, एटॉमिक नंबर आपका क्या हो गया, 6 से 7 हो गया, लेकिन मास नंबर आपका 14 ही मेंटेन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको और भी डिके इन्होंने दिए हैं। वो डिके कौन कौन से हैं? अल्फा डिके। अल्फा डिके के अंदर क्या सिचुएशन बनती है? अल्फा डिके के अंदर जो एटॉमिक नंबर है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एटॉमिक नंबर में आपको -2 होता हुआ नजर आएगा और जो मास नंबर है, मास नंबर में आपको -4 होता हुआ नजर आएगा। याद रखेंगे, बीटा माइनस डिके ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। बीटा प्लस डिके के अंदर क्या सिचुएशन बनती है? इसमें जो प्रोटॉन होता है वो न्यूट्रॉन में बदल जाता है, यानी कि जो एटॉमिक नंबर होगा वो क्या हो जाएगा? वो -1 हो जाएगा, लेकिन मास नंबर ऑब्वियसली आपका सेम रहेगा। गामा डिके याद करने के लिए बहुत आसान है। गामा डिके के अंदर एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं होगा और ना ही मास नंबर के अंदर कोई चेंज होगा। तो ये बातें सारी की सारी आप लोगों को रट लेनी है, याद रख लेनी है। नेक्स्ट देखेंगे भाई, फिल इन द ब्लैंक करना है। पंथी नर्तक प्रदर्शन के दौरान क्या पहनते हैं? अब देखो, पिछले कई सारे शिफ्ट्स के अंदर हमने इस प्रकार के सवालों को आते हुए देखा है कि कोई डांस दे देंगे और डांस के टाइम में जो डांसर है वो क्या पहनता है वो आप लोगों से पूछ लिया जाएगा। पंथी नृत्य है, बहुत ही फेमस है। कौन से राज्य से संबंधित है? आपके छत्तीसगढ़ राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। जो सतनामी समाज है वहां का उससे संबंधित है और जो गुरु घासीदास जी हैं इनके साथ इसको एसोसिएट किया जाता है, इसको लिंक करा जाता है। तो ये पंथी नृत्य के दौरान जो पुरुष कलाकार है वो आमतौर पर धोती पहनते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में इन्होंने आप लोगों को दिया। इस धोती के साथ साथ ये अपने सर पर पगड़ी भी पहनते हैं। कभी कभी ये आपका एक मतलब अलग अलग तरीके से अलंकारिक वस्त्र टाइप का धारण करके आते हैं। तो ये बेसिक पता होना चाहिए। इसमें अपना एक शारीरिक संतुलन प्रदर्शित करा जाता है, इसमें ताल पर जोर दिया जाता है, आपकी जो एनर्जी है उस एनर्जी का काफी बढ़िया प्रदर्शन करा जाता है। तो याद रखना है ये हमें। नेक्स्ट है सीपीआई। व्हाट इज दिस सीपीआई? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 इज रिलीज्ड बाय विच ग्लोबल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन? अब देखो, आप लोग बोलोगे कि 2024 का करंट अफेयर पूछ लिया, 2024 का करंट अफेयर पूछ लिया। अरे गुरु, संस्था पूछी है तो संस्था वही रहेगी इस इंडेक्स को जारी करने वाली। जब कभी भी सीपीआई या फिर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स का जिक्र होता है तो दुनिया भर के देशों में जो करप्शन है यानी कि भ्रष्टाचार है उसके स्टार मतलब उसका एक आकलन यानी कि मूल्यांकन करती है। और इस रिपोर्ट को ये हर साल अपनी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अंदर
जारी करते हैं, मतलब इसके द्वारा जारी करा जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, और वो बी विकल्प में इन्होंने दिया था। इसमें 0 से लेकर 100 तक स्कोरिंग करी जाती है। हाई स्कोर मतलब वही है जो कि कम भ्रष्टाचारी देश है, लो स्कोर है मतलब उसके अंदर अधिक भ्रष्टाचार है। तो दुनिया की सबसे प्रसिद्ध करप्शन इंडेक्स के रूप में इसको माना जाता है। तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का नाम याद रखिएगा, ज्यादातर लोग इसमें कुछ और ढूंढने की कोशिश करेंगे। चलो लगे हाथों बता दो इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है। चलो हिंट दे देता हूँ, जर्मनी के अंदर है, लेकिन जर्मनी का वो शहर आप लोगों को बताना है। चलो ये भी बता देता हूँ, ये आप बर्लिन याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, इसका संस्थापन डेट भी पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का स्टैब्लिश कब करा गया था वो भी पता होना चाहिए। तो 1993 में इसको स्टैब्लिश करा गया था। ठीक। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, भारत में समग्र मांग पर विदेशी व्यापार के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फेवरेट टॉपिक है भाई मेरा, जब कभी भी इकोनॉमिक्स आता है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर डिटेलिंग पूछी जाती है। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑन एग्रीगेट डिमांड इन इंडिया। स्टेट हमें हमें स्टेटमेंट एक एक करके पढ़ने हैं, और आप लोगों को पता है कि ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। सबसे पहली चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि भाई ये जो एग्रीगेट डिमांड है, जिसको हम समग्र मांग कहते हैं, ये क्या है? किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की जो कुल डिमांड है उसको हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं, समग्र डिमांड कहते हैं। अब आइए आप स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट वन कहता है, भारतीय उपभोक्ताओं द्वारा आयात आय के चक्रीय प्रभाव में रिसाव का कार्य करता है, जिससे समग्र मांग में कमी आपको देखने के लिए मिलती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? इसको मैं सही कैटेगरी के अंदर डाल लूंगा। क्यों? एक बार जरा दोबारा से और गौर से सुनिएगा। इंपोर्ट्स बाय इंडियन कंज्यूमर्स एक्ट एज अ लीकेज फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, हैंस रिड्यूसिंग एग्रीगेट डिमांड। जब हम इंपोर्ट यानी कि आयात, जब भारत के लोग विदेशी वस्तुओं को खरीदते हैं तो पैसा क्या जाता है? पैसा देश के बाहर चला जाता है। इससे देश का जो इनकम फ्लो है उसके अंदर कमी आएगी या नहीं आएगी? और हमारे इकोनॉमिक्स में इसको कहते हैं लीकेज। लीकेज यानी कि रिसाव कहा जाता है। इसीलिए इंपोर्ट्स एग्रीगेट डिमांड को कम करता हुआ नजर आता है, और यही कारण था कि पहला स्टेटमेंट हमने यहां पर सही किया। दूसरा है, भारत में विदेशी बाजारों में निर्यात चक्रीय प्रभाव में एक इंजेक्शन के रूप में कार्य करता है, जिससे समग्र मांग बढ़ती है। एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात में भारत अपनी वस्तु और सेवाएं विदेश में जाकर बेचता है, जिससे जो देश है उसमें पैसा बाहर से आता है, और उससे क्या होता है? उससे हमारे देश के अंदर उत्पादन बढ़ता है। तो इकोनॉमिक्स के अंदर इसको कहते हैं हम इंजेक्शन यानी कि प्रवेशन, और इसीलिए एक्सपोर्ट्स इस एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाता है। ये आपका स्टेटमेंट सही यहां पर हो गया। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, इसीलिए मैंने यहां पर बोथ 1 एंड 2 वाला ये सी ऑप्शन करेक्ट कर दिया। बाकी ये लीकेज क्या होता है, इंजेक्शन क्या होता है, इन पर बहुत अच्छे से आपको मैंने कई बार चीजें बताई हैं, बट यहाँ पर इतना डिस्कशन बहुत है। एक्स्ट्रा डिटेलिंग मैंने पीडीएफ में ऐड कर दी है, अगर आपको और पढ़ना है तो। ठीक। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मेन फोकस बता दो यार, इसमें कुछ भय। आपको जो भी पंचवर्षीय पढ़ाई जाती हैं योजनाएं, उसमें बेसिक बेसिक बातें कराई जाती हैं कि उनके उद्देश्य क्या थे। क्या भारी उद्योग की बात हो रही है? जी नहीं। भारी उद्योग पर जोर हमने कब दिया था? सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर दिया था। दूसरा है एग्रीकल्चर, बस एग्रीकल्चर को देखकर हमें छोटी सी स्माइल करनी है और करेक्ट आंसर हमें लगा देना है। ठीक है, तो हमेशा के लिए ये जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं ये रट लीजिएगा। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब हुई थी? 1951 में हुई थी। पहला 5 ईयर प्लान हमारा 1951 से 56 तक इम्प्लीमेंट करा गया था, और उस समय भारत को कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था कि भाई हमारे यहाँ पर जो खाद्यान्न है उनकी कमी थी, कृषि उत्पादन हमारे देश के अंदर कम था, जो शरणार्थी हैं उनका पुनर्वास हमारे देश के अंदर कराया जा रहा था, और आर्थिक अस्थिरता तो थी। तो इसीलिए जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य फोकस हमने कृषि और इरिगेशन
इरिगेशन बोले तो सिंचाई, इन दोनों चीजों पर रखा। तो याद रखेंगे, बेसिक बेसिक बातें, इस पर ज्यादा एक्स्ट्रा डिटेलिंग की जरूरत नहीं है। बाकी एक्स्ट्रा बातें मैंने पीडीएफ में डाल दी है, वहां से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, विनोय बादल और दिनेश की तिकड़ी को कलकत्ता में ब्रिटिश प्रशासन के प्रतीक किस इमारत पर उनकी साहसी सशस्त्र हमले के लिए याद किया जाता है? The trio of Binoy, Badal and Dinesh are remembered for their daring armed attack on which building, a symbol of British administration in Calcutta? आपके फेवरेट वाले टीचर ने आपको नहीं पढ़ाया होगा, ये ट्रिपल बी है और साथ में एक डी है, डबल बी एंड डी, बीबीडी। बिनोय बादल एंड दिनेश ये क्रांतिकारी थे हमारे देश के अंदर, जिन्होंने 8 दिसंबर, और साल कौन सा था, 1930, इस डेट को इन्होंने कलकत्ता के प्रसिद्ध राइटर्स बिल्डिंग, जो ऑप्शन नंबर 3 में इन्होंने आपको दिया है, उस पर हमला किया। ये राइटर्स बिल्डिंग क्या थी? जो ब्रिटिश बंगाल प्रशासन था उसके मुख्य प्रशासनिक केंद्र हुआ करता था, और इनका लक्ष्य क्रांतिकारियों का यही था कि जो कर्नल एनएस सिम्पसन है, जो ब्रिटिश जेल डिपार्टमेंट के अधिकारी थे और भारतीय कैदियों पर अत्याचार के लिए उनको जाना जाता था, उन पर हमले के बाद तीनों क्रांतिकारियों ने असाधारण अपना ये साहस दिखाया, इसका परिचय दिया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना नाम दर्ज करके वो अमर हो गए थे। तो ये राइटर्स बिल्डिंग के ऊपर उन्होंने हमला किया था जेलर सिम्पसन को निपटाने के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे भाई। अगला सवाल हमसे पूछा जाता है कि रानी गदेनलियू, एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, ब्रिटिश भारत के दौरान किस आंदोलन में अपना नेतृत्व के लिए जानी जाती हैं? रानी गदेनलियू, a prominent freedom fighter, is best known for her leadership in which movement during British India? देखो, ये जो नाम है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनको उत्तर पूर्वी भारत की सबसे महान जो स्वतंत्रता सेनानी है उनमें से एक माना जाता है, और ये नागालैंड और मणिपुर का एक समुदाय है जिसको जनजातीय समुदाय के अंदर काफी जाना जाता है। नागा समुदाय से इनका संबंध रहा है। इन्होंने हराका जो आंदोलन है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हराका मूवमेंट, इसमें अपनी काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी थी। अब एक एक करके जो ऑप्शन है उनको हम देख लेते हैं। ज्वाइन दी हराका मूवमेंट, मोबिलाइजिंग नागा ट्राइब्स अगेंस्ट ब्रिटिश मिशनरीज, ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट जाएगा। इसके संबंधित जानकारी मैंने डाल रखी है, बहुत ही बड़ा इवेंट है, और डेट वगैरह कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, है ना, तो इसलिए ये जो चीजें हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है भाई असर्शन रीजन बेस्ड, ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं, तो चलो एक एक करके देखते हैं कि विश्व व्यापार संगठन राष्ट्रों के बीच मुक्त और निष्पक्ष व्यापार को प्रोत्साहित करता है, यानी कि WTO encourages फ्री एंड फेयर ट्रेड अक्रॉस नेशंस। बिल्कुल सही है भाई, ये दावा जो कर रहे हैं। WTO एंकरेज करता है ना, WTO का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। मुख्य उद्देश्य इनका यही है कि मुक्त मुफ्त आपका व्यापार हो, उनको बढ़ावा दिया जाए, फेयर कंपटीशन हो, ट्रेड बैरियर्स को खत्म करा जाए, कम करा जाए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को आसान बनाया जाए। तो असर्शन तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा है, यह देशों को घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए मनमाने प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है, जी नहीं। WTO मनमान मतलब किसी को मनमानी या बिना उचित कारण के रिस्ट्रिक्शंस लगाने का कभी सपोर्ट नहीं करता है। तो ये बस पहला सही है, दूसरा मतलब रीजन गलत है, इसी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी संबंधित जानकारियां मैंने आपकी पीडीएफ में ऐड कर दी है। तो भाई ये था 24 सितंबर 2025 का शिफ्ट नंबर 3। इसको कर देते हैं हम मार्क डन। इसकी पीडीएफ में हर सवाल का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने ऐड किया हुआ है। ये पीडीएफ आपको मेरे एप्लीकेशन edu24 से मिल जाएगा। बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आए तो मेरे साथ आप इंस्टाग्राम के इस रॉबिन SIRG यूजर नेम पर जुड़ सकते हैं, कुछ भी पूछना है पूछ सकते हैं। बाकी के इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर रखे हैं, कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप वगैरह ज्वाइन कर लीजिएगा, वो सभी लिंक्स, प्लेलिस्ट का लिंक, बाकी के इंपॉर्टेंट लिंक सब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो चेक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।